हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर हम यूपीएससी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, ईपीएफओ, यूजीसी नेट, इसी संदर्भ में लेबर लॉज की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। उसी लेबर लॉज की सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1996, जो उसके वेलफेयर के लिए, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए एक सेस, एक फीस लेवी की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करता है। एक एक्ट पास किया गया था, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट, जो 1996 है। उसी के साथ में एक वेलफेयर सेस एक्ट भी पास किया गया था। हमने बीओसीडब्ल्यू ऑलरेडी एक्ट कवर अप कर लिया है। आज हम जो कि हमारे एडुकेशियस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आज हम बीओसीडब्ल्यू वेलफेयर सेस एक्ट 1996 स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दैट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज बीओसीडब्ल्यू वेलफेयर सेस एक्ट। इस एक्ट को हम क्या कहेंगे? बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट। इट extends to the whole of India, means ये पूरे भारत के ऊपर लागू रहेगा। and it shall be deemed to have come into force on the 3rd day of November 1995। बड़ी ही गौर करने वाली बात है कि जो इसकी इंप्लीमेंटेशन है वो रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन है। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब किसी पुरानी डेट से शुरू होता है। तो रेट्रोस्पेक्टिवली कैसे है कि एक्ट तो है बीओसीडब्ल्यू वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1996, बट लागू कब से होगा, किस दिन से होगा? फ्रॉम 3rd day of November 1995। 1995 से रेट्रोस्पेक्टिवली इसकी इंप्लीमेंटेशन रहेगी, मानी जाएगी। तो ये हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब से लागू रहेगा, तो लागू रहेगा 1995 3rd of November से। जबकि जो बीओसीडब्ल्यू वेलफेयर सेस एक्ट की जो नाम है, कंप्लीट टाइटल है, दैट इज 1996, क्योंकि ये 1996 के अंदर इनेक्ट किया गया था। बट लागू किस डेट से है? रेट्रोस्पेक्टिवली 1995 से। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट है ये। इसके बाद हम कोई भी एक्ट हम कवर अप करते हैं तो यूजुअली हम उनकी डेफिनेशंस देखते हैं, क्या परिभाषाएं हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट कि इस एक्ट के अंदर क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं। तो फर्स्ट इज बोर्ड। बोर्ड क्या होता है? इसके अंदर बार बार हम एक वर्ड यूज करेंगे, बोर्ड। तो बोर्ड किसको बोलते हैं? बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो बनाई जाएगी इस एक्ट के प्रोविजन के अंडर, जिसको हम कंप्लीट अगर इलेबोरेटली बात करें तो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोर्ड बोलेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी अंडर द प्रोविजन ऑफ बीओसीडब्ल्यू रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे वीडियो सेक्शन में अवेलेबल है। तो दिस इज बोर्ड। नेक्स्ट इज फंड। ये जो बोर्ड है ये एक वेलफेयर फंड भी बनाएगा, सेस से रिलेटेड वेलफेयर फंड बनाएगा। सो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बोर्ड। जो ये बोर्ड है ये एक फंड बनाएगा, जिसको हम बीओसीडब्ल्यू वेलफेयर फंड बोलेंगे। एंड एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑल दी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो भी हमने बीओसीडब्ल्यू रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996 के अंदर देखे हैं, उनकी जो डेफिनेशन है वो इस एक्ट के लिए भी सेम डेफिनेशन मानी जाएंगी। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हेयरइन but not defined in the BOCW Regulation of Employment and Condition of Service Act 1996, that was the Act 27 of the 1996, shall have the same meaning respectively assigned to them in that act। तो उस एक्ट की जो डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन इस एक्ट के लिए मानी जाएंगी। चलते हैं आगे। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सेस, सेक्शन 3 से स्टार्ट करते हैं। ये सेक्शन 3 में बताया गया है कि कैसे जो सेस है, एक फीस है, एक ड्यूटी है, वो कैसे लगाई जाएगी, कैसे लेवी की जाएगी और कैसे उसका कलेक्शन किया जाएगा। सो अ सेस एट द रेट नॉट एक्सीडिंग 2%। सो मैक्सिमम रेट कितना रहेगा? मैक्सिमम रेट ऑफ सेस विल बी 2%।
बट नॉट लेस देन 1% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो 1% से कम नहीं होगा और 2% से ज्यादा नहीं होगा, मींस इट शुड लाई बिटवीन 1 to 2%। तो ये सेस का रेट होगा जो ड्यूटी है। It shall be levied and collected assessed for the purpose of building and other construction workers, regulation of employment and condition of service act 1996 by the central government from time to time। तो एक सेस है जो कि BOCW जो एक्ट है उसके प्रावधानों के अकॉर्डिंग ये कलेक्ट लेवी किया जाएगा, लागू किया जाएगा और उसको कलेक्शन किया जाएगा, और जिसका रेट जो है वो मिनिमम ऑफ 1% एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2%। The cess levied shall be collected from every employer in such a manner and at such a time as may be prescribed, including deduction at source। या तो हम उसको सोर्स पे ही डिडक्ट कर लेते हैं, जैसे कि TDS करते हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इसी तरह सेस डिडक्शन डिडक्टेड एट सोर्स और इन रिलेशन टू अ बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट का या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का काम है, एम्प्लॉयर है, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करवा रहा है, तो वो जब पैसा उनको देते हैं तो पहले ही सेस काट के दिया जा सकता है। तो इट शुड बी इट कैन बी कलेक्टेड एट सोर्स ऑल्सो और एडवांस कलेक्शन थ्रू अ लोकल अथॉरिटी वेयर एन अप्रूवल ऑफ सच बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क बाय सच लोकल अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड। या फिर वो एडवांस में भी भरवा लिया जाता है एम्प्लॉयर से। द प्रोसीड्स ऑफ सेस कलेक्टेड शैल बी पेड बाय द लोकल अथॉरिटी और द स्टेट गवर्नमेंट कलेक्टिंग द सेस टू द बोर्ड आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ दैट सेस नॉट एक्सीडिंग 1% ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड। तो या तो लोकल अथॉरिटी या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो सेस लेवी करते हैं वो कलेक्शन करने के बाद कहां जमा करवा देंगे? वेलफेयर बोर्ड के अंदर जमा करवाएंगे उस सेस की जो अमाउंट है, और कितनी अमाउंट करवाएंगे? जो उसको कलेक्शन करने में जो खर्चा आया है उसको काट के जो अमाउंट बची है सेस की वो डिपॉजिट करवा देंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो खर्चा किया गया है सेस कलेक्ट करने में वो 1% ऑफ दैट अमाउंट, 1% ऑफ दैट अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो उससे कम ही रहना चाहिए। मान लीजिए 100 रुपए कलेक्ट किए हैं तो जितनी अमाउंट कलेक्ट हुई है उससे 1% से ज्यादा उसका कलेक्शन खर्चा नहीं दिखाया जाएगा। सो द अमाउंट spent on the collection of the cess shall be at max 1% of the total amount collected। Moving on to next, furnishing of returns। सेक्शन 4 बताता है कि जो भी एम्प्लॉयर है, एवरी एम्प्लॉयर shall furnish such and return to the such officer or authority in such manner and at such time as may be prescribed। तो जैसे कि यूनिफाइड एनुअल रिटर्न भरते हैं हम, किसी भी लेबर लॉ की रिटर्न भरते हैं, उसी टाइप से इस एक्ट के लिए भी एम्प्लॉयर को एक एनुअल रिटर्न भरनी पड़ा करेगी इस एक्ट के प्रावधानों के हिसाब से। तो वो उसके अंदर पूरी बताएगा कि मैंने इस बिल्डिंग या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए मेरे ऊपर इतना सेस लेवी किया गया, इतना डिडक्ट करके मैंने इतना डिपॉजिट किया। वो कंप्लीट एनुअल रिटर्न इसको सेक्शन 4 के प्रावधानों के हिसाब से फाइल करनी है। किसको फाइल करनी है? एम्प्लॉयर को फाइल करनी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ सेस। अभी कोई भी टैक्स लगता है, कोई भी ड्यूटी लगती है, ठीक है, या फिर कोई भी फीस लगती है तो उसकी असेसमेंट की जाती है कि ऐसे तो नहीं है कि एम्प्लॉयर ने बस कुछ पैसे थे सेस के नाम के भर दिए जबकि वो उससे ज्यादा भी बन रहे थे या कम भी हो रहे। तो असेसमेंट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। तो कितना सेस इस बिल्डिंग का बन रहा था, इस कंस्ट्रक्शन काम का कितना सेस बन रहा था, क्या एम्प्लॉयर ने उसको प्रॉपरली असेस करके प्रॉपरली कैलकुलेट करके ही बोर्ड को भरा है या फिर कोई यहाँ पे एम्बिग्यूटी है। तो इसके लिए सेक्शन 5 के अंदर जो प्रावधान दिए गए हैं रिलेटेड टू असेसमेंट ऑफ द सेस, द ऑफिसर और अथॉरिटी टू whom or to which the return has to be furnished under section 4 shall after making a causing to be made such inquiry as he or she thinks fit and after satisfying himself or herself that
द पर्टिकुलर स्टेटेड इन द रिटर्न आर करेक्ट बाय ऑर्डर एंड असेस द अमाउंट ऑफ सेस पेएबल बाय द एम्प्लॉयर। तो जो भी ऑफिसर है, ऑथराइज्ड ऑफिसर है, वो जो रिटर्न भरी गई है उसके हिसाब से और जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है उसके हिसाब से, या जो सेस की अमाउंट भरी गई है वो करेक्टली भरी गई है या नहीं भरी गई, तो वो जो सेक्शन 4 के अंदर जो रिटर्न भरी गई थी उसको देख के फिर एनालिसिस करके, इंक्वायरी करके उसकी असेसमेंट करने का जिम्मेदारी किसकी होगी? उस ऑफिसर की या फिर उस अथॉरिटी की। इफ द रिटर्न हैज नॉट बीन फर्निश्ड टू द ऑफिसर और द अथॉरिटी, he shall or it shall after making or causing to be made such inquiry as it thinks fit by order assess the amount of cess payable by the employer। तो और अगर रिटर्न ही नहीं भरी एम्प्लॉयर ने तो ऑफिसर या अथॉरिटी जो भी है एक एनालाइज करके, एक एनालिसिस करके कि ये कंस्ट्रक्शन वर्क है लेकिन अभी तक रिटर्न भरी नहीं गई है, तो एक इंक्वायरी करेगा, एक उससे इन्वेस्टिगेशन करेगा और उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पे जो भी सेस अमाउंट है उसकी असेसमेंट करेगा। एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट शैल स्पेसिफाई द डेट विद इन विच द सेस शैल बी पेड बाय द एम्प्लॉयर। और जब असेसमेंट हो जाएगी कि इस कंस्ट्रक्शन वर्क की इतनी सेस अमाउंट बन रही है और एम्प्लॉयर को इतनी सेस अमाउंट देनी है या इतनी ड्यू है, तो वो एक डेट निकालेगा, एक ऑर्डर निकालेगा कि इस तारीख से पहले पहले आपको इतनी ड्यू अमाउंट ऑफ सेस भरनी है, डिपॉजिट करनी है, कहां पे? वेलफेयर बोर्ड के अंदर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज पावर ऑफ एग्जाम। सेक्शन 6 बताता है एग्जाम्शन की पावर कि सेंट्रल गवर्नमेंट गैजेट नोटिफिकेशन निकाल के किसी भी एक एम्प्लॉयर का या इंडस्ट्री का या फिर क्लास ऑफ एम्प्लॉयर का या फिर स्टेट का एग्जाम्शन कर सकती है फ्रॉम पेमेंट ऑफ सेस रिलेटेड टू दैट building and other construction work. So the central government may by notification in official gazette exempt any employer or class of employer in a state from the payment of cess payable under this act where such cess is already levied and payable under any other corresponding law in force in state। कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए किसी स्टेट के अंदर कोई लॉ एप्लीकेबल है, वहां के स्टेट लॉज एप्लीकेबल है और वहां पे कोई सेस लेवी पहले से ही किया हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट देखती है कि जो सेस के जो कंडीशंस हैं उस लॉ के अंदर वो बेटर कंडीशंस हैं, तो वो किसी भी क्लास ऑफ एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर को एग्जेम्प्ट कर सकती है इस एक्ट के अंदर सेस पे करने के, क्योंकि वो ऑलरेडी वो उस लॉ के, उस स्टेट के जो अदर लॉज हैं उनके प्रावधानों के हिसाब से सेस पे कर रहा है एम्प्लॉयर। तो यहां पे पावर ऑफ एग्जेम्पशन इज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। पावर ऑफ एंट्री। एनी ऑफिसर और अथॉरिटी of the state government specifically empowered in this behalf by that government may with assistance enter any reasonable time at any place where he or she or it considers it necessary to enter for carrying out the purpose of this act, including verification of the correctness of any particulars furnished by any employer। बात यह है कि यहाँ पे बेसिकली जो इस एक्ट के लिए BOCW रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट है, वहां पे तो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर के पास भी अथॉरिटी है और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर के पास भी अथॉरिटी, लेकिन जो ये BOCW वेलफेयर सेस एक्ट है इसको इंप्लीमेंट करने की अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट के पास। और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी जब भी कोई ऐसे सुटेबल टाइम पे अगर चाहें कि हमें असेसमेंट करनी है या इंस्पेक्ट करना है और किसी भी एम्प्लॉयर की एस्टेब्लिशमेंट पे वो रीजनल टाइम पे वो जाके इंक्वायरी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। दे हैव द पावर टू एंटर दैट एस्टेब्लिशमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7। इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिले इन पेमेंट ऑफ सेस। सेक्शन 8 बताता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर या तो फेल हो जाता है पेमेंट करने को या फिर लेस पेमेंट करता है और स्पेसिफाइड टाइम के अंदर
सेस की पेमेंट पूरी नहीं भरता, कम भरता है या फिर बिल्कुल भी नहीं भरता, तो जो असेसमेंट होगी और असेसमेंट होने के बाद जितना ड्यू होगा उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पेमेंट भी साथ में भरनी पड़ेगी। So if any employer fails to pay any amount of cess payable within time specified in the order of assessment, such employer shall be liable to pay interest on the amount to be paid at the rate of 2% for every month or part of month comprised in the period from the date on which such payment is due. So the rate of interest is 2% पर मंथ। तो पर एनम कितना हुआ ये 24% पर एनम। 24% पर एनम के हिसाब से इतना इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी एम्प्लॉयर को, जितनी अमाउंट ड्यू है या फिर अगर टोटल अमाउंट ड्यू है तो जब भी वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में नहीं भर पाता है, लेट हो जाता है, तो लेट पेमेंट के एवज में उसको ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेस विद इन स्पेसिफाइड टाइम, अगर स्पेसिफाइड टाइम के अंतर्गत वो अमाउंट नहीं भरता है या लेस अमाउंट भरता है तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा और उसके ऑफेंस के बदले क्या पेनल्टी लगेगी आइए देखते हैं। इफ एनी अमाउंट ऑफ सेस पेएबल बाय एन एम्प्लॉयर इज नॉट पेड विद इन दी स्पेसिफाइड डेट इन द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट, ऑर्डर ऑफ असेसमेंट हो गया, उसके अंदर कोई स्पेसिफाइड डेट रहेगी और फिर भी एम्प्लॉयर पेमेंट नहीं करता है तो इट शैल बी डीम्ड टू बी इन एरियर्स एंड द अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ मे आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट थिंक्स फिट impose on such employer a penalty not exceeding the amount of cess after giving employer reasonable opportunity of being heard। तो उसपे पेनल्टी भी लगा दी जाएगी, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देके, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करके, उसकी भी सुन के कि भाई कोई ऐसा इश्यू तो नहीं था जिसकी वजह से, जेन्युइन इश्यू तो नहीं था कि भाई जिस वजह से वो सेस नहीं भर पाया। अगर कोई जेन्युइन इश्यू नहीं रहेगा और वो अपने आप को ये प्रूव नहीं कर पाता है कि मैं मतलब किसी जरूरी कारण से ही नहीं भर पाया, तो उसपे जितने अमाउंट का सेस है उतने अमाउंट की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। आफ्टर सच हियरिंग द सेड अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट द डिफॉल्ट वाज फॉर एनी गुड और सफिशिएंट रीजन देन नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज। तो अगर उसको लगता है अथॉरिटी को कि जो डिफॉल्ट हुआ है वो किसी गुड रीजन के लिए या फिर सफिशिएंट कोज के लिए हुआ है तो वो पेनल्टी से एग्जेम्प्ट भी किया जा सकता है। रिकवरी ऑफ अमाउंट ड्यू अंडर दिस एक्ट, सेक्शन 10 क्या कहता है कि अगर असेसमेंट भी होगी, ऑर्डर भी हो गया, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयर पेमेंट नहीं कर रहा है सेस की, तो क्या प्रावधान है। तो प्रावधान ये है कि जो अथॉरिटी होगी वो एज लाइक एक कलेक्टर के पास सर्टिफिकेट भेज देगी और जो कलेक्टर रहेंगे वो उसको ऐसे ही कलेक्ट करेंगे जैसे कि अरियर ऑफ लैंड रिवेन्यू जैसे कलेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैसे काम करते हैं, लाइक टू बी रिकवर्ड लाइक अरियर ऑफ लैंड रिवेन्यू। तो वो उसकी जो प्रॉपर्टी है या कोई और चीज है उसको ऑक्शन करेंगे, उसको उसके ऊपर पेनल्टीज फाइन लगा के उसकी रिकवरी करेंगे। तो एनी अमाउंट ड्यू अंडर दिस एक्ट including any interest or penalty from an employer may be recovered in the same manner as an arrear of land revenue। जैसे arrear of land revenue होता है वैसे ही इसकी भी रिकवरी की जाएगी। यूजुअली ये काम कौन से करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब अगर कोई असेसमेंट, कोई एम्प्लॉयर असेसमेंट के ऑर्डर से एग्रीव्ड है तो कहां पे वो अपील कर सकता है। एनी एम्प्लॉयर एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट और बाय एन appeal imposing penalty may within such time as may be prescribed appeal to such authority, appellate authority in the manner prescribed in this law along with the fees payable। तो एक फीस के साथ एक स्पेसिफिक टाइम होता है 30 दिन 60 दिन, जो भी डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट टाइम लिमिट्स होती है, उस टाइम लिमिट के हिसाब से एप्लेट अथॉरिटी जो भी डिफाइन की जाती है उस स्टेट गवर्नमेंट की, उसके तहत वो
एक छोटी सी अमाउंट की फीस लगा के और अपील दाखिल कर सकता है किसी भी ऑफिसर की असेसमेंट के खिलाफ या फिर पेनल्टी के खिलाफ। द appellate authority shall, after giving the appellant an opportunity of being heard in the matter, dispose of the appeal as fast or as expeditiously as possible, and every order passed in this appeal under this section shall be final and shall not be called in question in any court of law। और जो अपील जाने के बाद उस असेसमेंट का या उस पेनल्टी का एम्प्लॉयर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, सुनवाई की प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किया जाएगा, और फिर जो एपलेट अथॉरिटी को जल्दी से जल्दी एक्सपीडियसली इसके ऊपर अपना फैसला सुनाना है, और वो फैसला फाइनल होगा और वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उसको आगे नहीं ले जाया जा सकता। इट कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये है अपील का प्रावधान जो कि इस एक्ट के अंदर दिए गए हैं। और जो पेनल्टी है वो है सेक्शन 12 के अंदर। तो पेनल्टी क्या है? अगर जो रिटर्न आपको सेक्शन 4 के तहत रिटर्न भरनी थी, अगर वो फॉल्स रिटर्न भरते हैं तो इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड अप टू 6 मंथ 6 महीने तक की सजा, या फिर फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 1000 और बोथ। अगर फॉल्स रिटर्न भरते हैं, फर्निशिंग ऑफ फॉल्स रिटर्न, ठीक है, या फिर गलत फैक्ट्स प्रेजेंट करते हैं रिटर्न के अंदर, तो 6 महीने तक की जेल या फिर 2000 रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों। और अगर वो विलफुली एवेड करता है पेमेंट ऑफ टैक्स, मर्जी से जानबूझ के नेग्लिजेंस से पेमेंट नहीं करता है टैक्स की, तो इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड अप टू 6 मंथ और विद फाइन और बोथ। तो 6 महीने तक की सजा या फिर कोई फाइन या पेनल्टी लगा दी जाएगी, और अथवा दोनों केस भी हो सकते हैं। तो ये पेनल्टी का प्रावधान है इस एक्ट के अंदर, बीओसीडब्ल्यू सेस एक्ट के अंदर। और ऑफेंसेस बाय कंपनीज, अगर कोई कंपनी ये ऑफेंड करती है, बात नहीं करते इंडिविजुअल की, तो वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय एनी कंपनी, तो उस कंपनी के एवरी पर्सन, हर व्यक्ति जो उस समय पे इंचार्ज है, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो जनरल मैनेजर है, वो डीजीएम है, कोई भी है, तो एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ ऑफेंस वाज कमिटेड वाज इन चार्ज ऑफ एंड वाज रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी एज वेल एज कंपनी shall be deemed to be guilty of the offense and shall be liable to be prosecuted and punished accordingly। तो अगर ये केस कोई कंपनी का है और उस समय जो भी डायरेक्टर हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं, या फिर कोई जनरल मैनेजर हैं, जो भी इंचार्ज हैं उस टाइम पे कंपनी के कामकाज को संभालने के लिए, तो वो इस एक्ट के लिए, ऑफेंस के लिए सभी लायबल होंगे, और उनको इस एक्ट के प्रावधानों के हिसाब से सभी को पनिश किया जाएगा और प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो ये हमने देखा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1996 के प्रावधान। हम ये आने वाले असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, सेंट्रल लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, यूजीसी नेट से रिलेटेड जो भी लेबर लॉज हैं वो कवर अप कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑल द लेबर लॉज हैव बीन कंप्लीटेड ऑन आवर एंड्रॉइड एप्लीकेशन दैट इज एडुकेशियस, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो आप वहां पे जाके सारे एक्ट्स को कवर अप कर सकते हैं अलोंग विद पीडीएफ फाइल्स। और सबसे बड़ी बात है कि डिटेल्ड टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है एडुकेशियस प्लेटफॉर्म के द्वारा, जहां पे आपको टॉपिक वाइज, जैसे बीओसीडब्ल्यू सेस एक्ट है उसके क्वेश्चंस हैं अलग से मिलेंगे, बीओसीडब्ल्यू के नॉर्मल एक्ट के जो आरईएनसीएस एक्ट है उसके क्वेश्चन के 40-50 क्वेश्चन अलग मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के 50+ क्वेश्चन मिलेंगे, मिनिमम वेजेज एक्ट के। तो ऐसे हम सेक्शन वाइज टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट आपकी कंप्लीट टेस्ट देने के साथ साथ आपका एक्ट भी कवर हो जाए। हर संभव कंडीशन में आप वो एक्ट फ्रॉम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी तरह से आप एक्ट के प्रोविजन समझ जाओ। और जैसे ही ये टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे टेस्ट सीरीज के, उसके बाद हम कुछ मॉक टेस्ट भी लगाएंगे जिसके अंदर कंप्लीट सिलेबस मॉक टेस्ट रहेंगे, जहां पे आपको कंप्लीट ओल्ड लेबर लॉ, न्यू लेबर कोड, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू लेबर,
ट्रेड यूनियन मूवमेंट, जनरल मेंटल एबिलिटी और करंट अफेयर पे कंप्लीट फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेंगे, जो कि अराउंड लास्ट 2 वीक जब रह जाएंगे, अराउंड 5 तारीख के बाद से हम कंप्लीट मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर देंगे। तभी तक हम सेक्शन वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। एक फ्री मॉक टेस्ट वहां पे अवेलेबल है, एक बार आप जाके वहां पे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखें, आपको उसकी जो टेस्ट सीरीज है उसकी क्वालिटी पता चलेगी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पता चलेंगी। एंड बिलीव मी, इफ यू विल सॉल्व दैट टेस्ट सीरीज अलोंग विद दिस कोर्स ऑफ वीडियोज एंड पीडीएफ, nobody will stop you from clearing this written exam of the assistant labor commissioner, central or labor enforcement officer or UGC net, whatever you are preparing for. So go to the download the Educatius app from the links given in the description box and just check out our test series along with courses. So thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.